Based on deep analysis of 7 years of previous year BGDG 172 exam papers 2021-2024 and guest paper, I have identified the most frequently repeated and most probable questions that have high chances of appearing in this year's exam. I have selected these from actual question trends and then matched their full-length answers from guest paper and rewritten them into Hindi-English for better understanding. Why only these 9 questions? These questions cover 80 to 90% of the syllabus concepts. Every paper has at least 4 to 5 direct or twisted questions from these topics. These match with the most emphasized sections in the guest paper. Many are directly repeated or rotated in form. Important question 1. What do you mean by gender discrimination? Discuss its major causes. Appeared in December 2021, June 2023, December 2023. Source: Guest paper PDF BGDG 172. Detailed answer. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति के साथ उनके जेंडर के आधार पर अन्याय करना। इसका अर्थ यह है कि अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए उनका जेंडर मेल फीमेल अलग है, इस वजह से उनको समाज में कम अवसर मिलते हैं, उनका उतना सम्मान नहीं होता या उनके ऊपर नियंत्रण ज़्यादा रखा जाता है, तो यूज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अक्सर ये भेदभाव महिलाओं के साथ होता है। उन्हें स्कूल जाने, स्वास्थ्य सेवा, प्रॉपर्टी के हक, डिसीजन मेकिंग और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में पीछे रखा जाता है। ये डिस्क्रिमिनेशन घर, स्कूल, बाजार, मीडिया और पॉलिटिक्स हर जगह होता है। ये सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बन चक्र है जिसे पेट्रियार्की या पितृसत्ता कहा जाता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के एग्जाम्पल्स। 1. परिवार में लड़कियों को न्यूट्रिशन में कम हिस्सा मिलता है, अनीमिया और मालन्यूट्रिशन का शिकार बनती हैं। प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस सिर्फ लड़कों को मिलता है। डोमेस्टिक चॉर्स, रसोई, बच्चों की देखभाल सिर्फ लड़कियों के लिए माना जाता है। 2. बाजार में वर्क प्लेस लड़कियों को कम सैलरी मिलती है चाहे काम बराबर हो। उनको टेम्पररी, कंट्रैक्चुअल या पार्ट टाइम काम दिया जाता है। प्रमोशंस और टॉप मैनेजमेंट रोल्स में बहुत कम महिलाएं होती हैं। 3. एजुकेशन के फील्ड में गर्ल्स एनरोलमेंट स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कम है। 2001 में मेल लिटरेसी 76% था जबकि फीमेल लिटरेसी सिर्फ 54%। बिहार जैसे स्टेट्स में फीमेल लिटरेसी सिर्फ 35% थी जबकि केरला में 88% थी। ड्रॉप आउट रेट गर्ल्स का ज़्यादा है ड्यू टू हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या शादी। 4. स्वास्थ्य और पोषण रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन, प्रेगनेंसी केयर विमेन तक नहीं पहुंचती। गर्ल्स को घर में बचा हुआ खाना मिलता है। रूरल एरियाज़ में मैटरनल डेथ्स और कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं। 5. राजनीति और कानूनी पहलू पॉलिटिकल और डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में महिलाएं कम दिखाई देती हैं। लॉ तो है आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर इम्प्लीमेंटेशन कमज़ोर है। मुख्य कारण कॉजेज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। 1. गरीबी पॉवर्टी 70% गरीब लोगों में महिलाएं हैं। इकोनॉमिक डिपेंडेंस उनको डिसीजन मेकिंग से दूर रखता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम, प्रॉपर्टी ओनरशिप नहीं और अनपेड वर्क ज़्यादा। फाइनेंशियल डिपेंडेंस उनका बोझ होने का परसेप्शन बनाता है। 2. इलिटरेसी अशिक्षा ग्लोबल लेवल पे 960 मिलियन इलिटरेट अडल्ट्स में 2/3 महिलाएं हैं। गर्ल चाइल्ड को स्कूल भेजना महंगा लगता है। पराया धन सोच के चलते पेरेंट्स इन्वेस्ट नहीं करते। गर्ल्स की एजुकेशन पर करियर नहीं, शादी का प्रेशर होता है। 3. रोजगार की कमी अनएम्प्लॉयमेंट विमेन अनपेड हाउस होल्ड काम में ज़्यादा बिजी होती हैं। मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से नए जॉब ऑप्शंस यूज़ नहीं मिलते। प्रेगनेंसी और चाइल्ड केयर के चलते स्किल लॉस हो जाता है। जॉब लेने के बावजूद परमानेंट और सिक्योर जॉब्स उनको नहीं मिलती। 4. सामाजिक रीति रिवाज और बिलीफ्स जॉइंट फैमिली सिस्टम में लड़कियों का स्टेटस लो होता है। सोन प्रेफरेंस स्टिल एग्जिस्ट्स लीडिंग टू सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस। डाउरी डेथ्स, डोमेस्टिक वायलेंस और गर्ल चाइल्ड इन्फेंटिसाइड कॉमन हैं। Daughters are seen as liability और बेटा as investment। 5. सामाजिक सोच और एटीट्यूड्स महिला का काम सिर्फ घर के अंदर, ये सोच प्रेवलेंट है। वर्किंग वुमेन को नेगेटिव नज़र से देखा जाता है। इज्जत का प्रेशर उनकी फ्रीडम को कंट्रोल करता है। महिला इन बोल्टी कम है, डिसीजंस उनके बहाफ पे लिए जाते हैं। 6. अवेयरनेस की कमी बहुत सी महिलाएं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स जानती हैं नहीं। डिस्क्रिमिनेशन को अपनी किस्मत मान के से लेती हैं। ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स या कम्युनिटी सपोर्ट का एक्सेस नहीं होता। इंटरनेशनल सपोर्ट
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979 ने कहा कि महिलाओं के राइट्स को ह्यूमन राइट्स के रूप में ट्रीट करना चाहिए। अमार्त्य सेन, कबीर, जॉनसन लेदम जैसे स्कॉलर्स ने कहा है कि इनकम बढ़ाने से हाई नहीं, सोशल नॉर्म्स और पेट्रियार्कल थिंकिंग को तोड़ने से हाई असली बदलाव आएगा। अर्बन वीज रूरल जेंडर गैप। अर्बन एरियाज में भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है, मोस्टली इन जॉब रोल्स, कॉर्पोरेट प्रमोशंस और सेक्सुअल हरासमेंट। रूरल एरियाज में ये और ज़्यादा इंटेंस होता है। बेसिक एजुकेशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन और फैमिली प्रेशर की वजह से गर्ल्स अक्सर ड्रॉप आउट कर जाती हैं। सेक्स रेशियो, चाइल्ड मैरिज और मैटरनल डेथ्स रूरल एरियाज में ज़्यादा है। कंक्लूजन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी समस्या है जो सिर्फ पैसे से सॉल्व नहीं हो सकती। इसके पीछे की सोच, वैल्यूज़ और सामाजिक व्यवस्था को बदलना होगा। ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है जिसका सल्यूशन एजुकेशन, अवेयरनेस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और लीगल एम्पावरमेंट से ही हो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि हर लड़की अपने सपने पूरा करे, तो हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्लोगन्स को रियल एक्शन में बदलना होगा। हर परिवार, हर स्कूल और हर ऑफिस को जेंडर सेंसिटिव बनाना होगा। Important question 2. Explain the role of media in the representation of genders. Appeared in June 2023, December 2023, June 2024, December 2024. Source: Guest paper PDF BGDG 172. Detailed answer. मीडिया एक पावरफुल टूल है जो सोसाइटी की सोच, बिहेवियर और कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है। जब हम जेंडर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो मीडिया का रोल बहुत सिग्निफिकेंट बन जाता है, क्योंकि मीडिया हाई है जो लड़कियों और लड़कों के इमेजेस हमारे दिमाग में तय करता है। चाहे वो सिनेमा हो, टीवी सीरियल्स हो, एडवर्टिजमेंट्स हो या न्यूज़, मीडिया लगातार एक सर्टेन इमेज बनाता है जो जेंडर रोल्स को रिइंफोर्स करता है। जेंडर रिप्रेजेंटेशन इन मीडिया। 1. विमेन एज सेक्सुअलाइज्ड फिगर्स। मीडिया, खासकर टीवी और सिनेमा, महिलाओं को अक्सर एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाता है। उन्हें ज़्यादातर सेंशुअल, ग्लैमरस और सेक्सुअल अपील वाले रोल में कास्ट किया जाता है। ये पोर्ट्रेल एक आइडियल फीमेल इमेज क्रिएट करता है जिसे यंग गर्ल्स खुद से कंपेयर करती हैं। इसका असर उनके मेंटल हेल्थ, सेल्फ एस्टीम और बॉडी इमेज पर पड़ता है। 2. यंग गर्ल्स और फेमिनिनिटी के मॉडल्स। रिसर्च कहता है कि मीडिया में दिखाए गए फीमेल कैरेक्टर्स यंग गर्ल्स के लिए रोल मॉडल्स बन जाते हैं। जब उन्हें रिपीटेडली एक हाई तरह के ग्लैमरस, थिन, फेयर स्किन्ड और सबमिसिव रोल में दिखाया जाता है तो उनका खुद पे कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। ये पोर्ट्रेल्स उनकी सेक्सुअल और मेंटल डेवलपमेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। मीडिया, स्पेशली एडवर्टिजमेंट्स और फिल्म्स में, विमेन को कंप्लीट ह्यूमन बीइंग्स के रूप में नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाया जाता है। यह ऑब्जेक्टिफिकेशन उनकी पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस को इग्नोर करता है और उनकी फिजिकल अपीयरेंस को हाईलाइट करता है। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स। एक एड जहां सिर्फ लड़की का पैर या कमर दिखाई जाती है। हेडलेस बॉडीज या सेंशुअल पॉस्चर्स। मेल डिओडोरेंट एड्स में विमेन को सिर्फ अट्रैक्शन टूल बना के दिखाना। इस टाइप का पोर्ट्रेयल फेटिशाइजेशन और डिसएम्बॉडीमेंट को प्रमोट करता है। जेंडर एंड प्रिंट मीडिया। इंडिया में प्रिंट मीडिया जैसे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। ये सिर्फ आम पब्लिक को हाई नहीं, पॉलिसी मेकर्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन ये भी देखा गया है कि विमेन सेंट्रिक इश्यूज़ को न्यूज़वर्दी नहीं माना जाता। कवरेज सिर्फ सेंसेशनल या सेलिब्रिटी बेस्ड होती है। विमेन के अचीवमेंट्स को कम इंपॉर्टेंस मिलता है। विमेन इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। टीवी एक ऐसा मीडियम है जो इलिटरेट लोगों तक भी पहुंचता है, पर उसमें भी विमेन सेंट्रिक शोज सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित होते हैं। 1970 के बाद टीवी डेवलपमेंट मैसेजेस प्रमोट करने लगा, पर महिलाओं के प्रॉब्लम्स पर एक्सक्लूसिव फोकस नहीं था। आज के टाइम में टीवी प्योरली कमर्शियल बन चुका है। टीआरपीएस के प्रेशर में शोज सेक्सिस्ट, रिग्रेसिव और पेट्रियार्कल वैल्यूज को हाई प्रमोट करते हैं। पोर्ट्रेयल इन टीवी सोप्स। टीवी सीरियल्स में सास एक मैट्रियार्क होती है जो बहू को कंट्रोल करती है। बहू ऑलवेज कॉम्प्रोमाइजिंग, सैक्रिफाइसिंग और एडजस्टिंग होती है। मॉडर्न, बोल्ड लड़की को नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया जाता है। ये शोज लड़कियों को सिखाते हैं कि उनका अल्टीमेट गोल सिर्फ शादी, बच्चे और घर का ख्याल रखना है। करियर, इंडिपेंडेंस या सेल्फ वर्थ की बात नहीं होती। जेंडर रोल्स इन एडवर्टिजमेंट्स। एडवर्टिजमेंट्स में जेंडर रोल्स काफ़ी रिजिड होते हैं। विमेन डोमेस्टिक रोल्स में खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों को हैंडल करना। मेन आउटडोर और प्रोफेशनल रोल्स में गाड़ी चलाना, ऑफिस जाना, गैजेट्स यूज़ करना।
फेयरनेस क्रीम्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और डिओडोरेंट्स के एड्स ये बटेट हैं कि गुड लुक्स इक्वल सक्सेस। दूसरी तरफ मेन को ज़्यादा एम्बिशियस और डिसीजन मेकर्स दिखाया जाता है। एक और डिस्टर्बिंग ट्रेंड, इवन मेल प्रोडक्ट्स जैसे डिओडोरेंट्स, अंडरगारमेंट्स के एड्स में विमेन को ग्लैमर एलिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जेंडर रोल्स इन सिनेमा। बॉलीवुड में हीरोइन का रोल मोस्टली सपोर्ट में होता है, माँ, बहन या लवर। विमेन के कैरेक्टर्स में इंडिपेंडेंस, इंडिविजुअलिटी नहीं होती। जो भी वुमेन सेक्सुअली कॉन्फिडेंट या असर्टिव होती है, यूज वैम्प या बैड वुमेन दिखाया जाता है। लेकिन कुछ नए फिल्म्स ने इस ट्रेंड को चैलेंज किया है। क्वीन 2014, मेरी कॉम 2014, नो वन किल्ड जेसिका 2011 जैसे फिल्म्स में महिला लीड कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग और नैरेटिव का सेंटर थी। मदर इंडिया जैसे क्लासिक फिल्म ने भी वुमेन के रोल को हीरो बनाया। पॉलिटिकल एंड कल्चरल रिप्रेजेंटेशन। मीडिया में विमेन की पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट्स की कवरेज बहुत लिमिटेड होती है। जब भी कोई नारी मूवमेंट होता है, यूज फेमिनिस्ट ड्रामा या एंटी मेल कहकर डिसमिस किया जाता है। इस वजह से महिलाओं की वॉइस मार्जिनलाइज्ड होती है। कंक्लूजन। मीडिया का रोल सिर्फ समाज को रिफ्लेक्ट करने का नहीं बल्कि समाज को बनाने का भी होता है। जब मीडिया रिपीटेडली विमेन को सेकेंडरी, सेक्सुअलाइज्ड और डिपेंडेंट रोल में दिखाता है तो सोसाइटी भी वही सीखती है। अगर मीडिया इंक्लूसिव और बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन दे तो जेंडर स्टेरियोटाइप्स ब्रेक हो सकते हैं। टीवी शोज, मूवीज, एड्स और न्यूज़ सभी को जेंडर सेंसिटिव होना होगा। रिप्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ दिखाना नहीं बल्कि समझ से दिखाना है। विमेन के अचीवमेंट्स, स्ट्रगल्स और इंडिविजुअलिटी को इक्वली एक्नॉलेज करना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3. What is gender-based violence? Discuss its different forms and impact. Appeared in June 2022, December 2022, June 2024, December 2024. Source: Guest paper PDF BGDG 172. Detailed answer. Gender-based violence (GBV) का मतलब होता है ऐसा हिंसा जो किसी व्यक्ति के जेंडर के आधार पर किया जाए। ये फिजिकल, सेक्सुअल या साइकोलॉजिकल हार्म का कारण बनता है और कई बार ये सिर्फ धमकी, ज़बरदस्ती या सोशल रेस्ट्रिक्शन के रूप में भी हो सकता है। जीबीवी का असर सभी पे पड़ता है, पर विमेन और गर्ल्स सबसे ज़्यादा विक्टिम होती हैं। इस तरह की हिंसा विमेन की डिग्निटी, ऑटोनॉमी, स्वास्थ्य और समाज में स्थिति को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। जेंडर बेस्ड वायलेंस का अर्थ। जेंडर बेस्ड वायलेंस समाज के पावर अम्बैलेंस का नतीजा है, जहां मर्दों को अधिक अधिकार, पावर और कंट्रोल दिया जाता है और महिलाओं को कम। इसका संबंध पेट्रियार्की, सोशल इनइक्वालिटी, कल्चरल प्रैक्टिसेस और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी से होता है। ये वायलेंस सिर्फ घर के अंदर नहीं बल्कि कम्युनिटी, वर्कप्लेस और पब्लिक प्लेसेस में भी होता है। कभी कभी तो स्टेट खुद या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस वायलेंस को बढ़ावा देता है थ्रू साइलेंस, इग्नोरेंस और बायस्ड लॉज। GBV वीज वायलेंस अगेंस्ट विमेन VAW। इन दोनों टर्म्स में सटल डिफरेंस है। VAW विमेन और गर्ल्स के खिलाफ होने वाले हिंसा के लिए यूज होता है। GBV ब्रॉडर टर्म है, ये जेंडर के नाम पर होने वाले सभी हिंसा को कवर करता है, चाहे विक्टिम औरत हो, ट्रांसजेंडर हो या गे। पर प्रैक्टिकल लेवल पे विमेन एंड गर्ल्स हाई GBV के सबसे बड़े टारगेट होते हैं। फॉर्म्स ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। ए. वायलेंस इन द फैमिली, घर के अंदर। 1. डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। हस्बैंड या इन लॉज द्वारा मारना, धमकाना, टॉर्चर करना। इमोशनल, फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज इंक्लूडेड है। 2. डाउरी रिलेटेड हरासमेंट और डेथ्स। मैरिज के बाद पैसे का, प्रॉपर्टी की डिमांड पूरी ना होने पर टॉर्चर। प्रवाटिका गुप्ता केस 2012 फेमस एग्जाम्पल है। 25 साल की टेक ग्रेजुएट को उसके पति और ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया। 3. मैरिटल रेप, जब हस्बैंड ज़बरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाता है बिना कॉन्सेंट के। 4. ऑनर क्राइम्स, इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन शादी करने पर अपने हाई परिवार के लोग लड़की का मर्डर कर देते हैं। 5. सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, फीमेल इन्फेंटिसाइड, लड़की होने की वजह से अबॉर्शन या जन्म के बाद मार देना। बी. वायलेंस इन द कम्युनिटी, सामुदायिक स्टापे। 1. रेप और सेक्सुअल हरासमेंट इन पब्लिक स्पेसेस, बस, ट्रेन, रोड, मार्केट जैसे जगह पर फिजिकल हरासमेंट। दिल्ली गैंग रेप केस 2012 ने इस मुद्दे को नेशनल स्पॉटलाइट में लाया। 2. एसिड अटैक्स, किसी लड़की का प्रपोजल रिजेक्ट होने पर उसके ऊपर एसिड फेंका जाता है। 2013 में ये IPC में एक स्पेसिफिक क्राइम बनाया गया। 3. ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन, गरीब, रूरल या ऑफन गर्ल्स को बैग दिया जाता है या धोखा देकर सेक्स वर्क में धकेला जाता है। 4.
विच हंटिंग। ग्रामीण एरियाज में औरतन को डायन कहकर उन्हें टॉर्चर किया जाता है। 5. वायलेंस अगेंस्ट LGBTQ जोड़। ट्रांसजेंडर, लेस्बियन और गे कम्युनिटी के लोग भी GBV का शिकार होते हैं। C. वायलेंस बाय और एनेबल्ड बाय द स्टेट। जब पुलिस, लीगल सिस्टम या सरकार खुद या तो GBV पर एक्शन नहीं लेती या विक्टिम को हाइडोशी बनती है। सेक्सुअल वायलेंस ड्यूरिंग कम्युनल रायट्स या कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। इम्पैक्ट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। 1. इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ डैमेज। विक्टिम्स में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, PTSD जैसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं। कभी कभी सुसाइड अटेम्प्ट्स भी होते हैं। 2. फिजिकल इंजरीज एंड हेल्थ रिस्क्स। फ्रैक्चर्स, बर्न्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंजरीज, STDs, अनवांटेड प्रेगनेंसीज। मैरिटल रेप का असर लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी और यूटेरस हेल्थ पर पड़ता है। 3. सोशल आइसोलेशन। GBV विक्टिम को बदनाम या कैरेक्टरलेस कहकर समाज से अलग कर दिया जाता है। 4. इकोनॉमिक डिपेंडेंस। जब महिला काम नहीं कर पाती या घर के काम में हाई बैंड हो जाती है तो उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस चली जाती है। 5. जेनरेशनल ट्रॉमा। बच्चे अगर डोमेस्टिक वायलेंस विटनेस करते हैं तो उनका इमोशनल डेवलपमेंट भी अफेक्टेड होता है। NFHS 3 2005-06 की फाइंडिंग्स। इंडिया 37% मैरिड वुमेन ने बताया कि उन्होंने किसी ना किसी फॉर्म का वायलेंस झेला है। 10% ने सेक्सुअल वायलेंस फेस किया इंक्लूडिंग मैरिटल रेप। सिर्फ 2% ने पुलिस को कंप्लेंट दी। 55% वुमेन ने कहा कि कभी कभी पति का मारना जस्टिफाइड होता है। लीगल फ्रेमवर्क्स। 1. द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। 2. सेक्शन 498 AIPC डाउरी हरासमेंट। 3. सेक्शन 304 BIPC डाउरी डेथ। 4. सेक्शन 375-376 IPC रेप। 5. सेक्शंस 326A और 326 BIPC एसिड अटैक्स। 6. प्री-कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट PCP and DT एक्ट सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस। 7. सेक्शंस 370 और 370 AIPC ह्यूमन ट्रैफिकिंग। कंक्लूजन। जेंडर बेस्ड वायलेंस सिर्फ एक क्रिमिनल एक्ट नहीं, एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। इससे रोकने के लिए ज़रूरी है विक्टिम ब्लेमिंग को बैन किया जाए, महिलाओं को लीगल अवेयरनेस दी जाए, पुलिस और जुडिशरी को जेंडर सेंसिटिव बनाया जाए, एजुकेशन सिस्टम में जेंडर सेंसिटाइजेशन हो। ये ज़रूरी है कि हम समाज को बदले जहां औरत अपना जीवन डिग्निटी, सेफ्टी और इक्वालिटी के साथ जी सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4. What is sexual harassment? Explain its causes and features with examples. Appeared in June 2022, December 2023, June 2024. Source: Guest paper PDF BGDG 172. Detailed answer. सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब है किसी व्यक्ति के साथ ऐसे अनवांटेड व्यवहार करना जो उसके जेंडर और सेक्सुअलिटी को टारगेट करता है। ये व्यवहार फिजिकल, वर्बल या नॉन वर्बल हो सकता है जिसमें कोई कॉन्सेंट नहीं होती। जब कोई औरत या लड़की अपने वर्कस्पेस, स्कूल, कॉलेज या पब्लिक जगह पर ऐसे हरासमेंट का शिकार होती है तो उसका असर सिर्फ उसकी डिग्निटी पर नहीं, उसके मेंटल हेल्थ, करियर और जीवन पे भी पड़ता है। ये हरासमेंट अक्सर टैब होता है जब एक जेंडर, मोस्टली मेल, दूसरे जेंडर, मोस्टली फीमेल पर अपनी पावर दिखाता है या उसका फिजिकल या इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन करता है। सेक्सुअल हरासमेंट के फॉर्म। 1. फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट कॉन्सेंट। जब बिना इच्छा के कोई व्यक्ति छूता है, हग करता है या इनअप्रोप्रिएट टच करता है। 2. वर्बल रिमार्क्स। वल्गर जोक्स, सेक्सुअल कमेंट्स या किसी की बॉडी के बारे में रिमार्क देना। 3. नॉन वर्बल गेस्चर्स। घूरना, लिप से सिग्नल देना या बॉडी लैंग्वेज से डिस्कम्फर्ट क्रिएट करना। 4. डिमांडिंग सेक्सुअल फेवर्स। अगर तुम ये फेवर दोगी तो प्रमोशन मिलेगा टाइप की बातें जो पावर मिसयूज दिखाता है। 5. शोइंग पोर्नोग्राफिक मटेरियल। बिना पूछे किसी को ऑब्सीन इमेजेस या वीडियोस दिखाना। वर्कप्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट का असर। वर्कप्लेस हरासमेंट सिर्फ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट को खराब नहीं करता बल्कि विमेन की प्रोडक्टिविटी को घटाता है, उनका कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट ब्रेक करता है। कभी कभी तो विमेन जॉब छोड़ने पे मजबूर हो जाती हैं। एग्जाम्पल्स फ्रॉम रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। 1. विशाखा वी स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। ये केस एक लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर डेफिनेशन दी कि क्या क्या चीज़ें सेक्सुअल हरासमेंट में आती हैं। कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस बनाए जिसे वर्कप्लेसेस में सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए अप्लाई किया गया। 2.
एवरीडे वर्कप्लेस केसेस। मैनेजर ने फीमेल इंटर्न से बोला, अगर डिनर पे चलो तो तुम्हारा अवैल्यूएशन बेस्ट कर दूंगा। कॉलीग बार बार सेम फीमेल स्टाफ को कॉफी पे ले जाने का प्रेशर बनाता है। कॉजेज ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। 1. पेट्रियार्कल थिंकिंग। सोसाइटी अभी भी ये मानता है कि महिला का रोल सिर्फ घर के अंदर है। जब महिला वर्कस्पेस में आती है तो कुछ मर्दों को उनकी फ्रीडम या प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं होती। 2. पावर डायनामिक्स अथॉरिटी का गलत यूज। बॉस या मैनेजर का अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाकर जूनियर फीमेल स्टाफ को मेंटली प्रेशराइज करना। 3. लैक ऑफ अवेयरनेस और एजुकेशन। काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनका व्यवहार सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आता है। स्कूल्स और ऑफिसेज में सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग की कमी होती है। 4. विक्टिम ब्लेमिंग कल्चर। जब भी औरत कंप्लेंट करती है तो उसी पर सवाल उठाए जाते हैं, क्या पहना था, इतनी रात को क्यों गई थी, शायद उसने सिग्नल दिया होगा। 5. लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम। जब एचआर या मैनेजमेंट खुद कल्प्रेट को बैकता है या फीमेल एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर देता है, कंप्लेंट लेने के बाद भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता। इम्पैक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। 1. मेंटल और इमोशनल हेल्थ। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर, सेल्फ डाउट और इंसोम्निया जैसे प्रॉब्लम्स। पीटीएसडी भी डेवलप हो सकता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। 2. करियर ब्रेकडाउन्स। विक्टिम का जॉब छोड़ना या रेजिग्नेशन द देना। प्रमोशंस और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं। 3. ऑर्गेनाइजेशनल रेप्यूटेशन। जब कोई केस पब्लिक हो जाता है तो पूरा इंस्टीट्यूशन बदनाम होता है। एम्प्लॉयज का ट्रस्ट एचआर और मैनेजमेंट पर से उठ जाता है। लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया। 1. सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इस एक्ट को विशाखा जजमेंट के बेस पे बनाया गया। हर इंस्टीट्यूशन में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी आईसीसी होना चाहिए। 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज होने पर आईसीसी कंपलसरी है। 2. आईपीसी सेक्शन 354A। ये सेक्शन सेक्सुअल हरासमेंट को क्रिमिनल ऑफेंस बनाता है। इसमें इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों का प्रोविजन है। रिकमेंडेशंस टू स्टॉप सेक्सुअल हरासमेंट। 1. जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप सभी स्कूल्स, कॉलेजेस और ऑफिसेज में मैंडेटरी हो। 2. स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के थ्रू ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो। 3. पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स जिससे लोग समझें कि क्या हरासमेंट के अंदर आता है। 4. एम्पैथी ट्रेनिंग फॉर मैनेजर्स सो दे हैंडल कंप्लेंट्स प्रोफेशनली। 5. जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, क्लियर मैसेज हो कि किसी भी लेवल का मिसकॉन्डक्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कंक्लूजन। सेक्सुअल हरासमेंट कोई स्मॉल इशू नहीं है। ये महिलाओं के बेसिक डिग्निटी और राइट टू वर्क विद सेफ्टी को तोड़ता है। ये सिर्फ फिजिकल सेफ्टी का इशू नहीं है, ये मेंटल सेफ्टी और इकोनॉमिक फ्रीडम का भी इशू है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएं जो हर जेंडर के लिए इक्वल, फेयर और रिस्पेक्टफुल हो। Women should feel safe not just at home but also at their schools, offices and public places. Important question 5. What is disability? Discuss gender issues in disability with the help of examples. Appeared in December 2022, June 2023, December 2024. Source: Guest paper PDF BGDG 172. Detailed answer. डिसेबिलिटी का मतलब है किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक या इंद्रिय संबंधी क्षमता में ऐसी कमी जो उनकी डेली एक्टिविटीज, कम्युनिकेशन, एजुकेशन या रोजगार में रुकावट पैदा करे। ये कमी जन्म से हो सकती है या किसी एक्सीडेंट, इलनेस या ट्रॉमा के बाद डेवलप हो सकती है। डिसेबिलिटी का सामाजिक और कल्चरल पहलू भी होता है। समाज अक्सर डिसेबल्ड लोगों को एक अलग नज़र से देखता है, जहां उनको बेचारा, निर्भर या कमज़ोर माना जाता है। ये अप्रोच उनकी डिग्निटी और राइट्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जब हम जेंडर और डिसेबिलिटी दोनों को साथ में देखते हैं तो समस्या और गहरी हो जाती है, क्योंकि महिला होना और डिसेबल्ड होना दोनों डबल डिस्क्रिमिनेशन का कारण बन जाते हैं। डिसेबिलिटी के प्रमुख टाइप्स। 1. फिजिकल डिसेबिलिटी, जैसे कि अंधापन, ब्लाइंडनेस, चलने में असमर्थता, हाथ पैर का ना होना। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, HC। 2. सेंसरी डिसेबिलिटी, सन या बोलने की असमर्थता, e.g. हियरिंग लॉस, स्पीच डिसेबिलिटी। 3. इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, डाउन सिंड्रोम, लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन। 4. मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर। जेंडर और डिसेबिलिटी का रिश्ता।
महिला जब डिसेबल्ड होती है तो उसका सामना और ज़्यादा सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक रुकावट से होता है। उनकी आइडेंटिटी औरत होने के साथ डिसेबल्ड होने से जुड़ी होती है, जिसे सोशियोलॉजिस्ट्स डबल मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। विमेन विद डिसेबिलिटीज फेस 1. इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी टू वायलेंस। महिला जो डिसेबल्ड होती हैं उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ का रिस्क ज़्यादा होता है। वो ना तो फिजिकली रेजिस्ट कर सकती हैं, ना ही इजीली रिपोर्ट कर पाती हैं। कभी कभी उनके फैमिली मेंबर्स हाई उनके अगेंस्ट हिंसा करते हैं। 2. एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में रुकावट। स्कूल्स में इंक्लूसिव एनवायरनमेंट नहीं होता। कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स उनके लिए एक्सेसिबल नहीं होते। लिफ्ट्स, रैम्प्स का अभाव। एम्प्लॉयर्स ये समझते हैं कि डिसेबल्ड महिला प्रोडक्टिव नहीं हो सकती। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का सपना अधूरा रह जाता है। 3. हेल्थ केयर एक्सेस में रुकावट। हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं होते। महिला पेशेंट्स को प्रिवेसी नहीं मिलती। उनके सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज को इग्नोर किया जाता है। 4. मैरिज एंड सोशल इंक्लूजन। समाज डिसेबल्ड महिला की शादी करने से कतराता है। उनके लिए सूटेबल रिश्तेदार नहीं मिलते। शादी हो भी जाए तो महिला अक्सर अपने हस्बैंड और इन लॉज पर निर्भर होती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। केस स्टडी आशा, नेम चेंज। आशा एक विजुअली इम्पेयर्ड लड़की थी जिसे कॉलेज एडमिशन तो मिल गया, लेकिन क्लासेस और एग्जाम्स के समय उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं था। नोट्स ब्रेल में नहीं द और लॉग यूज सिर्फ बेचारी कहकर इग्नोर करते थे। एक मेल क्लासमेट ने उसके साथ सेक्सुअल कमेंट किया, पर जब उसने कंप्लेंट की तो बोला गया कि तुम कुछ देख नहीं सकती तो झूठ बोल रही हो। यह एग्जाम्पल बताता है कि जेंडर और डिसेबिलिटी दोनों एक साथ हो तो कितनी मुसीबत बढ़ जाती है। कल्चरल एटीट्यूड्स। शादी योग्य नहीं, डिसेबल्ड महिलाओं को शादी योग्य नहीं माना जाता। हाउस होल्ड में बर्डन, उन्हें घर का काम करने लायक नहीं समझा जाता। साइलेंट सफरिंग, डिसेबिलिटी और महिला होने के कारण उन्हें चुप रहना चाहिए कहा जाता है। लीगल सपोर्ट इन इंडिया। 1. राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। इसमें 21 टाइप्स की डिसेबिलिटीज को कवर किया गया है। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ और एक्सेसिबिलिटी के राइट्स दिए गए हैं। विमेन और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन का प्रोविजन है। 2. नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2006। इस पॉलिसी का एम है सोशल इंक्लूजन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और एक्सेसिबिलिटी। 3. यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज UNCRPD। इंडिया ने 2007 में साइन किया। ये कन्वेंशन डिग्निटी और इक्वालिटी की बात करता है। रिकमेंडेशंस। 1. इंक्लूसिव एजुकेशन। स्कूल्स और कॉलेजेस को फुली एक्सेसिबल बनाया जाए। रैम्प्स, ब्रेल बुक्स, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स। 2. सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स। टीचर्स, डॉक्टर्स और एम्प्लॉयर्स को डिसेबिलिटी और जेंडर दोनों पर ट्रेनिंग दी जाए। 3. लीगल एड एंड कंप्लेंट मैकेनिज्म। डिसेबल्ड वुमेन के लिए स्पेशल हेल्पलाइंस और फास्ट ट्रैक कंप्लेंट रिड्रेसल हो। 4. मीडिया रिप्रेजेंटेशन। टीवी, फिल्म्स और एड्स में पॉजिटिव पोर्ट्रेल हो डिसेबल्ड महिलाओं का ताकि समाज की सोच बदले। 5. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और सपोर्ट नेटवर्क्स। महिलाएं एक दूसरे से जुड़कर अपने लिए आवाज़ उठा सकें। कंक्लूजन। डिसेबिलिटी खुद में एक स्ट्रगल है, लेकिन जब एक महिला डिसेबल्ड होती है तो उसकी स्ट्रगल और बढ़ जाती है। उसके जीवन का हर पहलू, एजुकेशन, हेल्थ, शादी, सम्मान, हर जगह उससे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। इस समस्या का हाल सिर्फ पॉलिसी बनाने से नहीं होगा, बल्कि ग्राउंड लेवल पर सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस लाने से होगा। जब तक समाज डिसेबल्ड महिलाओं को इक्वल सिटीजन नहीं समझेगा, तब तक उनका जीवन स्ट्रगल से भरा रहेगा। डिसेबल्ड महिला भी एक प्रोडक्टिव, सेल्फ रिस्पेक्टिंग और इंडिपेंडेंट जीवन जीने की हकदार है। हमें सिर्फ उनके लिए सिंपैथी नहीं, सम्मान और अधिकार देना होगा। Important question 6. What do you mean by patriarchy and Brahmanical patriarchy? Explain in detail. Appeared in December 2021, December 2023, June 2024. Source: Guest paper PDF BGDG 172. Detailed answer. पेट्रियार्की एक ऐसा सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचा है जहां मर्दों को प्राथमिकता दी जाती है और महिलाओं को सेकेंडरी या कमता समझा जाता है। इस सिस्टम में पावर, डिसीजन मेकिंग, रिसोर्सेज और कंट्रोल ज़्यादातर मर्दों के हाथ में होता है। पेट्रियार्की हर जगह दिखाई देती है, घर, स्कूल, ऑफिस, मार्केट, मीडिया और रिलीजन तक। पेट्रियार्की महिलाओं के लिए कुछ नियमित रोल्स तय करता है, जैसे कि उनका काम सिर्फ घर के अंदर होना चाहिए, उनका मैं फंक्शन मदरहुड है, उनका मैं गोल एक अच्छी पत्नी और माँ बनना है।
अगर कोई औरत इन रोल से बाहर निकालती है तो सोसाइटी यूज बैड कैरेक्टर, बोल्ड या रेबेलियस कहकर लेबल करती है। पेट्रियार्की की विशेषताएं, की फीचर्स। 1. मेल सुपीरियॉरिटी का कॉन्सेप्ट। मर्दों को समाज में नेचुरली सुपीरियर और स्ट्रॉन्ग माना जाता है। डिसीजन मेकिंग उनका हैक होता है। 2. जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर। घर का काम और अनपेड लेबर महिलाओं की जिम्मेदारी है। बाहर जाके पैसा कमाना सिर्फ मर्दों का काम माना जाता है। 3. कंट्रोल ओवर विमेन्स बॉडीज एंड चॉइसेस। शादी कब करनी है, कहाँ करनी है, कितने बच्चे पैदा करने हैं, ये डिसीजंस औरत नहीं, मर्द और समाज लेता है। रिप्रोडक्टिव राइट्स पर भी उनका खुद का कंट्रोल नहीं होता। 4. कल्चरल जस्टिफिकेशन। रिलीजियस टेक्स्ट्स, कहानियां और रिचुअल्स में भी मर्दों को सुपीरियर दिखाया गया है। महिला को पतिव्रता, त्याग की देवी और सेविक बनाकर ग्लोरीफाई किया जाता है। पेट्रियार्की इन इंडियन सोसाइटी। इंडिया में पेट्रियार्की हर कास्ट, रिलीजन और रीजन में मौजूद है, लेकिन इसका एक खास फॉर्म है जिसे ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की कहा जाता है। व्हाट इज ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की? ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की का कॉन्सेप्ट फेमिनिस्ट स्कॉलर उमा चक्रवर्ती ने दिया था। ये एक ऐसी सिस्टम है जहां कास्ट और जेंडर दोनों एक साथ काम करते हैं ताकि अपर कास्ट मर्दों का कंट्रोल बना रहे। इसमें महिलाओं के ऊपर कंट्रोल और रेगुलेशन इसलिए किया जाता है ताकि उनकी प्योरिटी बनी रहे और कास्ट हायरार्की डिस्टर्ब ना हो। ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की के फीचर्स। 1. कास्ट सिस्टम और जेंडर का लिंक। कास्ट को मेंटेन करने के लिए विमेन सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करना जरूरी समझा जाता है। शादी या संबंध सिर्फ अपनी जाति में हो ताकि शुद्ध वंश बना रहे। 2. वर्जिनिटी एंड ऑनर ऑफ विमेन। अपर कास्ट लड़की की वर्जिनिटी को एक ऑनर माना जाता है। अगर वो अपनी मर्जी से शादी या प्रेम करती है तो यूज्ड फैमिली की इज्जत खराब करने वाली बोला जाता है। 3. एंडोगमी, शादी अपनी जाति में हाई करना। बाहर कास्ट में शादी करना अलाउड नहीं होता, स्पेशली फॉर विमेन, क्योंकि उनका बच्चा किसी और कास्ट का हो सकता है। 4. डिफरेंशिएटेड कंट्रोल। अपर कास्ट विमेन पर सेक्सुअल कंट्रोल ज़्यादा होता है, उनको प्योर बनाकर रखा जाता है। लोअर कास्ट विमेन पर फिजिकल, सेक्सुअल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। 1. खाप पंचायत्स। इंटरकास्ट मैरिज करने पर ऑनर किलिंग्स के ऑर्डर्स देते हैं। मोस्टली लड़कियों को पनिश किया जाता है, लड़कों को ज़्यादा नहीं। 2. टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स। विमेन, स्पेशली लोअर कास्ट विमेन को मंदिरों में एंट्री से रोका गया। ये जेंडर और कास्ट दोनों का मिक्स फॉर्म है पेट्रियार्की का। इम्पैक्ट ऑफ पेट्रियार्की एंड ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की। 1. विमेन्स फ्रीडम पर रेस्ट्रिक्शंस। क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कौन से काम करने हैं, सब डिसीजन समाज और परिवार लेता है। 2. कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। दलित और लोअर कास्ट महिलाओं के साथ डबल ऑपरेशन होता है, एक टू जेंडर का, दूसरा कास्ट का। 3. वायलेंस अगेंस्ट विमेन। ऑनर किलिंग्स, डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिटल रेप जैसे क्राइम्स पेट्रियार्की के टूल्स हैं। 4. लॉस ऑफ वॉइस एंड रिप्रेजेंटेशन। पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल लेवल्स पर विमेन का रिप्रेजेंटेशन कम होता है। बहुत सी महिलाओं की लाइफ उनकी मर्जी के बिना डिसाइड होती है। सॉल्यूशंस एंड वे फॉरवर्ड। 1. जेंडर एंड कास्ट सेंसिटाइजेशन एजुकेशन। स्कूल लेवल पर सामाजिक न्याय और जेंडर इक्वालिटी के टॉपिक्स को इंक्लूड करना होगा। 2. सपोर्ट फॉर इंटरकास्ट मैरिजेस। गवर्नमेंट को इंसेंटिव्स और लीगल प्रोटेक्शन देनी चाहिए इंटरकास्ट कपल्स को। 3. स्ट्रेंथन विमेन्स लीगल राइट्स। रिप्रोडक्टिव राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स और डिसीजन मेकिंग में विमेन का हक क्लियर होना चाहिए। 4. फेमिनिस्ट मूवमेंट्स और अवेयरनेस कैंपेन्स। ग्रासरूट्स लेवल पर विमेन को जागरूक करना और अपने हक के लिए लैंड की शक्ति देना। कंक्लूजन। पेट्रियार्की एक अनविजिबल येट पावरफुल सिस्टम है जो हर महिला के जीवन को प्रभावित करता है। जब इसमें कास्ट बेस्ड कंट्रोल जोड़ दिया जाता है तो वो ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की बन जाता है, जो इंडिया जैसा समाज और भी ज़्यादा अनइक्वल बनाता है। इस सिस्टम को तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि समाज, सरकार और महिला खुद मिलकर जेंडर और कास्ट के बीच के जटिल रिश्तों को समझें, चैलेंज करें और एक नया समानता पर आधारित ढांचा तैयार करें। Important question 7. Discuss the different forms of masculinities with suitable examples. Appeared in June 2022, December 2022, June 2024. Source: Guest paper PDF BGDG 172. Detailed answer. मैस्कुलिनिटी का मतलब है समाज के द्वारा तय किया गया वो व्यवहार, विचार और गुणों का सेट जो एक मर्द या पुरुष के लिए उचित माना जाता है।
जैसे स्ट्रॉन्ग होना, इमोशनल ना होना, लीडर बनना, प्रोवाइडर बनना etc। पर असल में मैस्कुलिनिटी एक फिक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। हर समाज, कल्चर और टाइम पीरियड में मैस्कुलिनिटी के अलग रूप दिखते हैं। फेमिनिस्ट और जेंडर थियरिस्ट्स कहते हैं कि मैस्कुलिनिटी भी एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, यानी ये बायोलॉजिकली नहीं पर सामाजिक तौर पर बनाया गया है। हर पुरुष एक हाई टाइप का नहीं होता, हर किसी का मर्द होने का तरीका अलग होता है। इसी बेस पर हम कहते हैं कि मैस्कुलिनिटीज होते हैं, यानी मर्दों के कई रूप और अनुभव। ये कॉन्सेप्ट R.W. कॉनल जैसे स्कॉलर्स ने दिया, जिसमें अलग अलग प्रकार की मैस्कुलिनिटीज बताई गई हैं। फॉर्म्स ऑफ मैस्कुलिनिटीज। 1. हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी। ये वो डोमिनेंट फॉर्म है जो समाज में आइडियल मर्द माना जाता है। स्ट्रॉन्ग, अग्रेसिव, इमोशनली डिटैच्ड, सक्सेसफुल, डिसीजन मेकर और डोमिनेंट। इस मैस्कुलिनिटी में लेस्बियन, फेमिनिन माडो और LGBTQ जोड़ लोगों को इन्फीरियर माना जाता है। एग्जाम्पल, बॉलीवुड हीरोज जैसे सिंघम, कबीर सिंह या द बैंक का इमेज टफ, बोल्ड, इमोशनल कंट्रोल में और विमेन पर कंट्रोल रखने वाले। 2. सबऑर्डिनेट मैस्कुलिनिटी। ऐसे मर्द जो ट्रेडिशनल मर्दानगी के स्टैंडर्ड पर फिट नहीं होते, जो इमोशनल होते हैं, फेमिनिस्ट होते हैं या LGBTQ जोड़ आइडेंटिटी से जुड़ होते हैं। इन्हें समाज में कमज़ोर, नमार्ड या नॉट मैन इनफ कहकर रिजेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल, एक लड़का जो क्राइम को गलत नहीं मानता, कुकिंग और घर के काम में इंटरेस्ट रखता है, या एक गे मैन। 3. कंप्लिसिट मैस्कुलिनिटी। ये वो मर्द हैं जो खुद हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी के सेंटर में नहीं होते पर उसका लाभ उठाते हैं। ये पुरुष खुद फिजिकली अग्रेसिव नहीं होते पर पेट्रियार्की से मिलने वाले बेनिफिट्स एंजॉय करते हैं, जैसे घर में बीवी का कामना पर फबी मर्द होने के नेट फाइनल डिसीजन लेना। एग्जाम्पल, एक ऑफिस वर्कर जो घर में मॉडर्न है पर जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो कहता है मैं बड़ा बेटा हूं तो डिसीजन मेरा होगा। 4. मार्जिनलाइज्ड मैस्कुलिनिटी। ऐसे मर्द जो कास्ट, रेस, क्लास या डिसेबिलिटी के कारण ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड हैं। ये हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं पर सामाजिक रुकावटें इन्हें पीछे रखती हैं। ये फॉर्म पेट्रियार्की से जुड़ना चाहता है पर कंप्लीट एक्सेस नहीं मिलता। एग्जाम्पल, एक दलित या आदिवासी मर्द जो बॉडी बनाकर डोमिनेंट होना चाहता है लेकिन जाति या गरीबी की वजह से डोमिनेंट मैस्कुलिनिटी का हिस्सा नहीं बन पाता। मैस्कुलिनिटीज का महिलाओं और समाज पर प्रभाव। 1. टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। जब हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी एक्सट्रीम हो जाती है, जैसे हाइपर अग्रेशन, वायलेंस, विमेन को कंट्रोल करना, तो यूज टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कहते हैं। इसका रिजल्ट होता है डोमेस्टिक वायलेंस, रेप कल्चर, वर्कप्लेस हरासमेंट etc। 2. इमोशनल सप्रेशन। लड़कों को सिखाया जाता है लड़के नहीं रोते, इस वजह से वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते और उनका स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन अनहेल्थी तरीके से बाहर आता है। 3. जेंडर इनइक्वालिटी का रिएन्फोर्समेंट। जब सिर्फ मर्दों को ब्रेडविनर या डिसीजन मेकर माना जाता है, तब महिलाओं को फैमिली और वर्कप्लेस में सेकेंडरी पोजीशन मिलती है। मैस्कुलिनिटी और मीडिया। मीडिया कॉन्स्टेंटली हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी को प्रमोट करता है, मैचो हीरोज, फाइट सीन्स, कंट्रोलिंग मैन etc। रियलिटी शोज, सिनेमा और एड्स में रियल मैन का मतलब होता है टफ, मस्कुलर, विमेन के लिए डिजायरेबल। एग्जाम्पल, डिओडोरेंट एड्स में दिखाया जाता है कि लड़कियां सिर्फ मर्दों की फिजिकल स्ट्रेंथ और अपीयरेंस से अट्रैक्ट होती हैं। मैस्कुलिनिटी और चेंजिंग ट्रेंड्स। आजकल नए फॉर्म्स ऑफ मैस्कुलिनिटी इमर्ज हो रहे हैं जहां लड़के ओपन है कुकिंग, चाइल्ड केयर और इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए। नए एज इन्फ्लुएंसर्स और प्रोग्रेसिव सिनेमा जैसे पिकू का फादर कैरेक्टर या डियर जिंदगी के डॉक्टर जहांगीर जैसे रोल्स मैस्कुलिनिटी का सॉफ्टवेयर वर्जन दिखत हैं। क्या मैस्कुलिनिटी बदल सकती है? हाँ, मैस्कुलिनिटी बदलने वाली चीज़ है। ये समय, समाज और एजुकेशन के साथ इवॉल्व होती है। स्कूल्स, मीडिया और फैमिलीज अगर नए टाइप्स ऑफ मैस्कुलिनिटी को एक्सेप्ट करें तो एक हेल्थियर और मोर इक्वल समाज बन सकता है। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन मैस्कुलिनिटी। फेमिनिस्ट स्कॉलर्स कहते हैं कि पेट्रियार्की सिर्फ महिलाओं को हाई नहीं बल्कि मर्दों को भी नुकसान पहुंचाता है। जब एक लड़का मर्द बनने के लिए अपने इमोशंस को दबाता है या वायलेंस का यूज करता है तो वो खुद भी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरता है। कंक्लूजन। मैस्कुलिनिटी एक रिजिड या बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सामाजिक रूप से बनाया गया आइडिया है जो समाज में जेंडर इनइक्वालिटी को सस्टेन करता है। हर मर्द एक जैसे नहीं होते और उनकी मैस्कुलिनिटी का एक्सपीरियंस उनके कास्ट, क्लास, सेक्सुअलिटी और अपब्रिंगिंग से इन्फ्लुएंस होता है। अगर हम इंक्लूसिव और हेल्थियर मैस्कुलिनिटीज़ को प्रमोट करेंगे तो महिलाओं के साथ साथ पुरुषों का भी जीवन ज़्यादा सम्मानजनक और सुखद बनेगा।
समाज में तभी असली बदलाव आएगा जब हम हेजेमोनिक और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के बदले एम्पैथेटिक, केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल मैस्कुलिनिटी को समझें और अपनाएं। Important question 8. What is the relationship between patriarchy, capitalism, and the maternal body? Appeared in December 2021, December 2023, June 2024. Source: Guest paper PDF BGDG 172. Detailed answer. पेट्रियार्की, कैपिटलिज्म और मैटरनल बॉडी के बीच एक गहरा संबंध है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़ हुए हैं और एक ऐसे सिस्टम को जन्म देते हैं जहां महिलाओं, खासकर मां बनने वाली औरतों के शरीर पर कंट्रोल बनाए रखा जाता है ताकि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था चलते रहे। पेट्रियार्की एक सामाजिक व्यवस्था है जहां मर्दों को अधिक अधिकार, पावर और डिसीजन मेकिंग राइट्स मिलते हैं। कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो प्रॉफिट और प्रोडक्शन के बेस पर चलता है। मैटरनल बॉडी यानी औरत का मां बनने का शरीर इन दोनों सिस्टम्स के लिए एक टूल बन जाता है जिस पर कंट्रोल और एक्सप्लॉयटेशन होता है। मैटरनल बॉडी, सामाजिक और आर्थिक विश्लेषण। मैटरनल बॉडी का मतलब है औरत का रिप्रोडक्टिव रोल, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, ब्रेस्ट फीडिंग और मदरहुड। ये शारीरिक प्रोसेस सामाजिक तौर पर ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन असली कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग महिला के हाथ में नहीं होता। ऑटन के मदरहुड को एक ड्यूटी, सैक्रिफाइस और सेवा का रूप देकर उनके ऊपर सामाजिक एक्सपेक्टेशंस थोपी जाती हैं। ये एक्सपेक्टेशंस पेट्रियार्की और कैपिटलिज्म दोनों को सपोर्ट करती हैं। पेट्रियार्की और मैटरनल बॉडी। 1. कंट्रोल ओवर वुमेन्स सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन। पेट्रियार्कल समाज ये डिसाइड करता है कि औरत कब मां बनेगी, कितने बच्चे पैदा करेगी और क्या उसका रोल सिर्फ रिप्रोडक्शन तक सीमित रहेगा। कॉन्ट्रसेप्शन का यूज या अबॉर्शन का डिसीजन लेने का अधिकार भी महिला के हाथ में नहीं होता। मदरहुड को कंपलसरी बनाकर औरत के शरीर पर सामाजिक नियंत्रण बनाया जाता है। 2. ग्लोरिफिकेशन ऑफ मदरहुड। महिला की आइडेंटिटी सिर्फ मां के रूप में बने जाती है। यूज कहा जाता है कि मां बनना हाई उसकी पॉनेटर है। इस तरह से उसका इंडिविजुअल करियर, फ्रीडम या सेक्सुअल एजेंसी डैब जाता है। 3. अनपेड लेबर। घर के अंदर बच्चे पालना, घर चलना, इमोशनल केयर प्रोवाइड करना सब अनपेड वर्क होता है। इस अनपेड लेबर का इकोनॉमिक कैलकुलेशन नहीं होता, लेकिन समाज और इकोनॉमी का पूरा बेस इसी पर बना होता है। कैपिटलिज्म और मैटरनल बॉडी। कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल है जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सबसे ज़रूरी होता है। इस मॉडल में औरत के मैटरनल रोल को डायरेक्टली एक्सप्लॉयट किया जाता है। 1. प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के बीच संबंध। कैपिटलिस्ट सिस्टम को लेबर चाहिए होता है। वो लेबर पैदा करने का काम औरत करती है प्रेगनेंसी के थ्रू, लेकिन सिस्टम इस काम को रिकॉग्नाइज नहीं करता। प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ को नेचुरल ड्यूटी कहकर इग्नोर कर देता है। 2. अनपेड रिप्रोडक्टिव लेबर एज इकोनॉमिक बैकबोन। घर में औरत जो काम करती है, चाइल्ड केयर, एल्डरली केयर, इमोशनल सपोर्ट, उससे कैपिटलिस्ट सिस्टम फ्री लेबर की तरह ट्रीट करता है। अगर ये सब पेड काम होते तो हर फैमिली का मंथली बजट डबल हो जाता। 3. कंज्यूमरिज्म और मदरहुड। कैपिटलिज्म मदरहुड का कमर्शियल यूज करता है। बेबी प्रोडक्ट्स, मैटरनिटी केयर, मदरहुड बुक्स सब एक मार्केट बन गया है। मीडिया और एड्स एक आइडियल मदर का इमेज बनेट है जो हर मां को कंज्यूम करने के लिए मजबूर करता है। रियल लाइफ इलस्ट्रेशन। 1. वर्किंग मदर्स। ऑफिस में मैटरनिटी लीव के बाद विमेन को सेकेंडरी पोजीशन दी जाती है। प्रमोशन या लीडरशिप रोल से उन्हें दूर रखा जाता है क्योंकि उनका मदरहुड उनके करियर के अगेंस्ट यूज होता है। 2. सरगसी एंड रिप्रोडक्टिव इंडस्ट्री। कमर्शियल सरगसी में पुअर विमेन के शरीर का इस्तेमाल किया जाता है पैसे के लिए। यह एक्सप्लॉयटेशन है जो मैटरनल बॉडी को एक रेंटेबल मशीन बना देता है। फेमिनिस्ट थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव। सिल्वियो फेडेरिची और मारिया मीज जैसे इको फेमिनिस्ट स्कॉलर्स कहते हैं कि मैटरनल बॉडी कैपिटलिज्म के लिए एक रिसोर्स है। जब तक इस अनपेड रिप्रोडक्टिव लेबर को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, तब तक जेंडर इक्वालिटी पॉसिबल नहीं। पॉलिसी और लीगल फ्रेमवर्क। 1. मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 26 वीक्स तक पेड मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करता है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाली विमेन को यह बेनिफिट नहीं मिलता। 2. नेशनल क्रैश स्कीम। बैक इन के लिए क्रैश फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है ताकि वर्किंग मदर्स को सपोर्ट मिल सके। 3. रिप्रोडक्टिव राइट्स। कॉन्ट्रसेप्शन, अबॉर्शन और फैमिली प्लानिंग पर डिसीजन महिला का होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये राइट्स प्रैक्टिस नहीं होते। सॉल्यूशंस और वे फॉरवर्ड। 1. रिकॉग्निशन ऑफ अनपेड लेबर।
जीडीपी कैलकुलेशन में अनपेड केयर वर्क को इंक्लूड करना चाहिए। और रिटर्न को पेंशन, अलाउंसेस या सोशल सिक्योरिटी मिलना चाहिए घर के काम के लिए भी। 2. मैटरनिटी सपोर्ट पॉलिसीज। सभी सेक्टर्स में पेड मैटरनिटी लीव हो। क्रैश और फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शंस अवेलेबल हों। 3. शिफ्ट इन कल्चरल नॉर्म्स। मदरहुड को महिला की ड्यूटी नहीं, उसका राइट समझा जाए। गुड मदर के इमेज को तोड़ना होगा जिससे प्रेशर कम हो। 4. मेंस रोल इन रिप्रोडक्शन। बच्चे पालन में सिर्फ महिला नहीं, पुरुषों का भी इक्वल रोल होना चाहिए। पैटर्निटी लीव और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कल्चर बनाना होगा। कंक्लूजन। पेट्रियार्की और कैपिटलिज्म दोनों सिस्टम्स महिला के शारीर, खासकर मैटरनल बॉडी, पर कंट्रोल रखते हैं। एक तरफ उसकी मदरहुड को ग्लोरीफाई किया जाता है, दूसरी तरफ उसका एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। जब तक सोसाइटी मैटरनल बॉडी को इंडिपेंडेंट, सेल्फ गवर्निंग और इकोनॉमिकली वैल्यूएबल नहीं समझेगी, तब तक औरत की आज़ादी अधूरी रहेगी। अगर हम जेंडर इक्वालिटी चाहते हैं तो हमें पेट्रियार्कल कंट्रोल और कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन दोनों से मुक्ति चाहिए। Important question 9. What do you understand by gender identity and gender roles? Discuss with reference to society and culture. Appeared in June 2022, December 2022, June 2024. Source: Guest paper PDF BGDG 172. Detailed answer. जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर रोल्स दोनों एक व्यक्ति के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से जुड़े हुए पहलू हैं। इनका संबंध बायोलॉजिकल सेक्स से नहीं, बल्कि उस समाज से होता है जहां व्यक्ति बड़ा होता है। यानी कि किसी व्यक्ति को लड़का या लड़की बनाने का काम सिर्फ बायोलॉजी नहीं करती, ये काम करता है समाज, संस्कृति, परिवार, स्कूल, मीडिया और रिलीजन। जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है? जेंडर आइडेंटिटी का अर्थ है एक व्यक्ति का अपने आप को किस जेंडर के रूप में महसूस करना, लड़का, लड़की, दोनों या कोई नहीं। ये व्यक्ति के अंदर का पर्सनल और इमोशनल अनुभव है जो उनकी सेल्फ इमेज को तय करता है। ये आइडेंटिटी किसी के बायोलॉजिकल सेक्स से अलग भी हो सकती है। एक लड़का बायोलॉजिकल तौर पे बॉर्न हो सकता है, लेकिन उसकी जेंडर आइडेंटिटी लड़की की हो सकती है। इसलिए जेंडर आइडेंटिटी सिर्फ मेल फीमेल के डाइकोटमी तक सीमित नहीं होती, ये नॉन बाइनरी, ट्रांसजेंडर, क्वियर जैसे पहलुओं को भी शामिल करती है। जेंडर रोल्स क्या होते हैं? जेंडर रोल्स का अर्थ है समाज के द्वारा तय किया गया व्यवहार जो लड़का या लड़की होने पर एक्सपेक्टेड होता है। यानी कि समाज का कहना है लड़का मर्द बनेगा, पैसा कमाएगा, रोए नहीं, स्ट्रॉन्ग बनेगा। लड़की घर संभालेगी, कुकिंग करेगी, सॉफ्ट स्पोकन होगी, ब्यूटी मेंटेन करेगी। ये रोल्स नेचुरल नहीं, सामाजिक रूप से बनाए गए होते हैं। हर समाज और कल्चर में ये रोल्स अलग हो सकते हैं। जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर रोल्स का अंतर। एस्पेक्ट जेंडर आइडेंटिटी जेंडर रोल्स। अर्थ व्यक्ति का अपने जेंडर के प्रति अनुभव। समाज का व्यक्ति से जेंडर के बेस पर एक्सपेक्टेड व्यवहार। केंद्र इंटरनल, सेल्फ डिफाइंड, एक्सटर्नल, सोशली डिफाइंड। फ्लेक्सिबिलिटी इंडिविजुअल के हिसाब से बदल सकती है। समय, समाज और संस्कृति के हिसाब से तय। उदाहरण ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी लड़कियों को घर का काम करना, लड़कों को काम पर जाना। समाज और संस्कृति का रोल। 1. फैमिली। पहला जेंडर लर्निंग घर से होता है। लड़कों को टॉय गन्स, कार्स और ब्लू कपड़े दिए जाते हैं। लड़कियों को डॉल्स, किचन सेट्स और पिंक कपड़े। जेंडर अपब्रिंगिंग उनके आइडेंटिटी फॉर्मेशन को डीपली अफेक्ट करती है। 2. स्कूल। टेक्स्ट बुक्स में गर्ल्स को माँ, नर्स या टीचर के रूप में दिखाया जाता है। बॉयज़ को साइंटिस्ट, इंजीनियर या लीडर के रूप में। 3. मीडिया। एड्स, टीवी सीरियल्स और मूवीज स्टेरियोटिपिकल जेंडर रोल्स को प्रमोट करते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स सिर्फ लड़कियों के लिए, कार्स या गैजेट्स मर्दों के लिए। 4. रिलीजन और रीति रिवाज। पतिव्रता नारी का आइडियल इमेज बनाया गया है। शादी के रिचुअल्स, फास्ट्स और कस्टम्स में जेंडर रोल्स का प्रचार होता है। जेंडर रोल्स के नतीजे। 1. महिलाओं के लिए करियर का प्रेशर कम, लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा। उनकी मोबिलिटी, ऑटोनॉमी और फ्रीडम रिस्ट्रिक्टेड होती है। घर के अंदर अनपेड लेबर करते हैं जिसका कोई महत्व नहीं दिया जाता। 2. मर्दों के लिए इमोशन एक्सप्रेस करने की फ्रीडम नहीं। फाइनेंशियल प्रेशर इन्हीं पर होता है। डोमेस्टिक वर्क करने पर उनका मजाक बनाया जाता है। 3. ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी लोगों के लिए समाज में उनका एक्सेप्टेंस कम होता है। स्कूल, जॉब, हेल्थ सर्विसेज सब जगह उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। जेंडर आइडेंटिटी पर सामाजिक दबाव। अगर कोई लड़का डांस, फैशन
या मेकअप में इंटरेस्ट ल तो यूज नमाड कह दिया जाता है। अगर लड़की फुटबॉल या इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट ल तो यूज टॉम बॉय या लड़कों जैसी कह दिया जाता है। ये सब लेबल्स लोगों को अपने असली जेंडर आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने से रोक देते हैं। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। फेमिनिस्ट थिंकर्स जैसे सिमोन द बोवॉर ने कहा, वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वुमन। यानी कि औरत होना एक बायोलॉजिकल फैक्ट नहीं बल्कि एक सामाजिक रोल है जो उस पर इम्पोज किया जाता है। जेंडर एक परफॉर्मेंस है जिसे समाज बार बार रिपीट करके एक रूल बना देता है। मॉडर्न डेवलपमेंट्स। 1. जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग। आजकल कई फैमिलीज जेंडर न्यूट्रल अपब्रिंगिंग अडॉप्ट कर रही हैं। टॉयज, कलर्स और इंटरेस्ट्स को जेंडर से फ्री बनाया जा रहा है। 2. लीगल रिकॉग्निशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। 2014 का NALSA जजमेंट ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर का लीगल स्टेटस मिला। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को लीगल माना गया। 3. जेंडर इंक्लूसिव पॉलिसीज इन एजुकेशन एंड वर्कप्लेसेस, जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स। LGBTQ जोड़ इंक्लूसिव वॉशरूम्स, यूनिफॉर्म्स और सपोर्ट सिस्टम्स। कंक्लूजन। जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर रोल समाज के बनाए गए स्ट्रक्चर्स हैं जो व्यक्ति की आज़ादी, चॉइसेस और इंडिविजुअलिटी को अफेक्ट करते हैं। जब समाज किसी व्यक्ति के जेंडर आइडेंटिटी या रोल्स को फिक्स करता है, टैब डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी और इनजस्टिस पैदा होता है। हमें एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ना होगा जहां लोग अपनी जेंडर आइडेंटिटी को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें और उन पर स्टेरियोटिपिकल जेंडर रोल्स ना थोपे जाएं। तभी हम एक इंक्लूसिव और एगैलिटेरियन सोसाइटी का सपना पूरा कर पाएंगे।